हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। वेक्टर स्पेस में जो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है मैथमेटिकल मेथड की 6.1, हमने उसका क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 उसका डिस्कस करते हैं। उसमें उन्होंने कहा है चेक वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल वेक्टर स्पेस। हमने ये बताना है कि ये जो हमारे पास दी गई हैं इसमें से कौन सी रियल वेक्टर स्पेस है। ठीक है, सबसे पहले पार्ट में दी गई है द सेट सी ए बी ऑफ ऑल कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन ए बी विद यूएल ऑपरेशन। अच्छा, इनमें कुछ बातें आपको कैलकुलस वगैरह की भी पता होनी चाहिए, आप लोगों को पढ़ी होगी कैलकुलस। ये जो इस तरह का ये सी ए बी होता है ना, ये हमारे पास ना कंटिन्यूस फंक्शन होता है। ये कंटिन्यूस फंक्शन ये रिप्रेजेंट करता है तमाम कंटिन्यूस फंक्शन को एक क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर विद यूएल ऑपरेशन। उसमें जो ऑपरेशन डिफाइन है वो इस तरह का दिया हुआ उन्होंने कि अगर हम एफ प्लस जी, अगर हमारे पास दो फंक्शन हो जो कि हमने सी ए बी क्लोज इंटरवल से लिए हुए हैं, तो उनको कैसे ऐड करना है कि x जो है वो f के साथ अलग हो जाएगा और g के साथ अलग ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ना, यानी अलग अलग कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई उन्होंने कैसे किया हुआ है कि स्केलर जब आपने मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो ये जो x है ना ये सिर्फ फंक्शन के साथ होगा, स्केलर रहेगा वैसे का वैसे। ये इन्होंने खुद डिफाइन करके दिया हुआ है। हमने ये प्रूव करना है कि ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं है। अच्छा, वेक्टर स्पेस के लिए तो वही कंडीशन है कि हमने एक तो प्रूव करना होता है कि वो जो वेक्टर स्पेस है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एबिलियन ग्रुप हो, और वो जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज है वो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर तो वो सारी कंडीशंस वेक्टर स्पेस की सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो स्पेस क्या हो जाती है, वेक्टर स्पेस हो जाती है। अब इसमें ना हमने कैलकुलस का इस्तेमाल किया। ये कैलकुलस में रिजल्ट है, हमने प्रूव भी किया होता है कि अगर आपके पास हम दो कंटिन्यूस फंक्शन लें, ये हम एफ और जी अगर हम ले रहे हैं सी, पहले मैं ना कुलैयर लॉ सेटिस्फाई कर रही हूँ। और कुलैयर लॉ क्या होता है कि आप दो मतलब अगर आप एलिमेंट ले रहे हैं तो दो एलिमेंट लें, उनको ऐड करवाएं, दोबारा से आंसर उसमें चला जाए। लेकिन यहाँ हम क्योंकि फंक्शन की बात कर रहे हैं, हम कंटिन्यूस फंक्शन ले रहे हैं, स्पेस क्या है हमारी, एक फंक्शन की स्पेस है। तो हमने दो फंक्शन लेने हैं, उनको ऐड करवाएं, तो अगर दोबारा से वो उसमें जाता है तो हम कहते हैं कुलैयर लॉ क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अब यहाँ हमने कैलकुलस का इस्तेमाल करना है उसके रिजल्ट का कि अगर हम कोई दो फंक्शन ले रहे हैं सी ए बी क्लोज इंटरवल यानी कंटिन्यूस फंक्शन के अंदर से, तो हम उनको ऐड भी करते ना तो वो जाता है। अब यहाँ क्योंकि हमने इसका प्रूफ नहीं करना, वहां हम इसका प्रूफ कर चुके हैं और इसका प्रूफ है भी बाय डेफिनेशन लेंथी, वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमें ये एक बस हम रिजल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं ना तो आप उनको ऐड कर लें तो भी वो हमेशा क्या रहते हैं, कंटिन्यूस ही रहते हैं। तो इसलिए अगर हम कोई दो फंक्शन ले भी रहे हैं ना स्पेस में से कंटिन्यूस वाली में, तो उनको ऐड करने से भी आंसर दोबारा किस में जाएगा, उसी कंटिन्यूस फंक्शन के अंदर जाएगा, तमाम ऑल कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन के अंदर। और इसी तरह अगर स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी जाएगा। इसमें ये जो पहली कंडीशन है ना कुलैयर लॉ वाली, ये तो क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। अब हम दूसरी करवाते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि हम अगर ये पहले एफ और जी पे ब्रैकेट ली है तो हमने प्रूव करना है कि अगली दफा जी और किस पे हो, एच पे ब्रैकेट हो। तो हम पहले लेके चलते हैं कि एफ प्लस जी प्लस एच एफ, मैंने ना पहले ब्रैकेट किस पे लिए, एफ और जी पे लिए। अब यहाँ हम ना इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हैं जो हमें क्वेश्चन वालों ने डिफाइन करके दी हुई है कि x जो है वो f के साथ अलग हो जाता है और g के साथ क्या हो जाता है, अलग मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहाँ भी ये जो हम लेके चले f प्लस जी प्लस एच और ये बाहर x, तो x को मैं इस f प्लस जी के साथ ब्रैकेट वाली चीज के साथ अलग मल्टीप्लाई कर देती हूँ और h के साथ क्या कर देती हूँ, अलग मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अब फिर ये जो x है ये अंदर ब्रैकेट वालों के साथ दोनों के साथ होगा, f के साथ अलग होगा, g के साथ क्या होगा, अलग। अब ये तीनों एक फंक्शन है, ब्रैकेट हमने खत्म कर दिया है, मतलब मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट क्या हो गई है, खत्म हो गई है। ये देखे ना, ये यूं था कि x के साथ अलग, g के साथ हमने ये वो। अब जब ब्रैकेट नहीं है, अब हमारी मर्जी, हम जिस मर्जी पे ले लें, हमारा मतलब खत्म हो गया ना, अब हमारी मर्जी है, हम बेशक इन दोनों पे ले लें, बेशक इन दोनों पे ले लें। लेकिन हम चाह रहे हैं जी और एच पे है तो हम यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं जी और एच पे। अब जैसे हमने एक्स को अंदर लेके गए थे वैसे हम बाहर भी तो लेके जा सकते हैं। अब आप इस तरह कर लें, एक्स इधर से भी इधर से भी इधर से, मतलब सब में से इसको ओवरऑल क्या ले लें, बाहर ले लें, क्योंकि ये अंदर मल्टीप्लाई होकर वैसे ही हो जाना। तो ये प्रूफ हो गया कि एफ प्लस जी प्लस एच, यानी अगर इधर ब्रैकेट ले लें या अगले दो पे ले लें तो आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो एसोसिएटिव लॉ भी क्या हो गया, सेटिस्फाई। अब आ जाते हैं हम जीरो आइडेंटिटी लॉ की तरफ। आपको पता है कि जीरो जो होता है वो एडिटिव हमारे पास होता है, आइडेंटिटी होती है। अब इसमें जीरो जो है वो क्या होगा, आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी कैलकुलस में और वैसे भी आपको पता होगा कि जीरो जो है वो एक इट सेल्फ भी फंक्शन है।
और ये कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जीरो एक कांस्टेंट नंबर होता है ना। तो जीरो फंक्शन बीइंग कांस्टेंट, कि अगर हम जीरो का एक फंक्शन ले लें जो ये आपको पता है कांस्टेंट है, इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, और ये जो कांस्टेंट फंक्शन होता है ना वो हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। ये सारे कैलकुलस में ना रिजल्ट है, हमने कैलकुलस में 1 पॉइंट आई थिंक सो 3 है, ये जो एसएम यूसुफ की बुक है, उसमें हमने ना ये कंटिन्यूटी वाला इतना प्रूव किया है, उसमें ये छोटे छोटे रिजल्ट के अगर हमारे पास खाली कांस्टेंट हो तो उसकी कंटिन्यूटी चेक की हुई है वहां, मतलब ये सारे रिजल्ट है। तो इसलिए ये बस अब आपको सिर्फ दो चार बातें याद रखनी है जो हमने पहले ऊपर यूज किया कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं तो उनका सम भी हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस ही होता है, यानी अगर एफ और जी हम सी ए बी से ले रहे हैं तो उनका सम भी सी ए बी के अंदर ही जाएगा। इसी तरह जो कांस्टेंट फंक्शन होता है ना वो भी हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम जीरो फंक्शन ले लें, ये हमें पता है कि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट होने की वजह से ये कंटिन्यूस है, और अगर ये कंटिन्यूस है तो जीरो किससे बिलोंग कर जाएगा, सी ए बी से, क्योंकि तमाम कंटिन्यूस फंक्शन इसमें से बिलोंग करते हैं ना। तो जीरो अगर कंटिन्यूस हो गया वो भी बिलोंग कर जाएगा सी ए बी से। तो इसका मतलब है हमें तो सी ए बी के अंदर आइडेंटिटी भी मिल गई। आइडेंटिटी हम यही चाह रहे थे ना कि उससे जिसको हम प्रूव कर रहे हैं वेक्टर स्पेस उसके अंदर आइडेंटिटी भी हो, तो ये आइडेंटिटी जीरो इस पे चली गई है। तो एडिटिव लॉ भी क्या हो गया, आइडेंटिटी वाला लॉ सेटिस्फाई हो गया। अब हम चलते हैं इनवर्स की तरफ। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम कोई भी फंक्शन ले लेते हैं ना उसका माइनस एफ लाजमी होगा। ये हम कैसे बात कर रहे हैं, ये उन्होंने एक किस्म की आपको खुद डिफाइन करके दी हुई है। ये वो ये कह रहे हैं ना कि ये चीज भी सेटिस्फाई होती है और ये भी सेटिस्फाई होती है, कि अगर ए एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू ए डॉट एफ ऑफ एक्स, मतलब ये सेटिस्फाई होती है। अब अगर तो ये ए क्योंकि स्केलर है, ए आपके पास क्या है, कोई भी स्केलर नंबर है, ये बताया भी है कि रियल से बिलोंग करता है। अब अगर मैं ए की जगह -1 रख दूं, ये देखे ना, ये आप समझे ये ए एफ है, ए की जगह अगर मैं -1 रख दूं तो माइनस एफ भी तो फिर बिलोंग करेगा ना, क्योंकि ये बात तो ना क्वेश्चन वालों ने खुद ही दी हुई है कि ये चीज सेटिस्फाई करती है। तो अगर इसी ए की जगह मैं माइनस रख दूं, -1 रियल ही रखना है, रियल नंबर -1 भी तो होता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर एफ सी ए बी से बिलोंग करता है ना, तो इस जो क्वेश्चन में डेफिनेशन दी गई है ना इसके मुताबिक माइनस एफ भी किससे बिलोंग करेगा, सी ए बी से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये हमें समझे इनवर्स भी मिल गया, क्योंकि हमें एफ होता है तो माइनस एफ भी चाहिए होता है, और आप इनको ऐड करेंगे आंसर जीरो आएगा, मतलब इनवर्स भी क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। अब हमने चेक करना था कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि अगर एफ प्लस जी करें तो वो बराबर हो जी प्लस एफ के। इस तरह हमने एफ और जी जो है ना वो सी ए बी इंटरवल में से ये ले रही है। अच्छा हम ऐसे करते हैं एफ प्लस जी ऑफ एक्स लगा के देखते हैं, और ये बराबर आना चाहिए जी प्लस एफ ऑफ एक्स के। हम इसमें वही डेफिनेशन इस्तेमाल कर लेते हैं कि एक्स को हम दोनों के साथ अंदर अलग अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये जस्ट एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, हैं भी दोनों प्लस में। आप पहले जी को लिख दें या पहले एफ को लिख दें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तभी पहले मैंने जी को लिख दिया फिर एफ को लिख दिया। अब यहाँ एक्स को आप दोबारा बाहर ले लें तो ये जी प्लस एफ। अब हम ये बात, क्योंकि ये दोनों साइडों से समझे एक्स एक्स से खत्म कर दिया, तो हम ये बात लिख सकते हैं कि एफ प्लस जी इज इक्वल टू जी प्लस एफ। तो कम्यूटेटिव लॉ भी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब है कि जो सी ए बी है ना वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एबिलियन ग्रुप प्रूफ हो गया। तो एक काम तो हमने कर लिया कि सी ए बी को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने एबिलियन ग्रुप प्रूफ कर दिया। अब दूसरा काम हमने क्या करना है, वो जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाली कंडीशन थी हमने वो भी सेटिस्फाई करवानी है। और उसमें जो पहली कंडीशन है वो ये लिखी हुई कि ए एफ प्लस जी जो है ना वो हमने प्रूफ करना होता है ए एफ प्लस ए जी, यानी ए दोनों के साथ अंदर अलग अलग क्या हो जाए, मल्टीप्लाई। और यहाँ ए जो है वो फील्ड का है, यानी स्केलर है, रियल नंबर है, और एफ और जी हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। हम उसी तरह लेके चलते हैं ये वाली साइड ए एफ प्लस जी और इंटू एक्स, हम ये लेके चलें। अब इसमें ना डेफिनेशन लगाते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। डेफिनेशन ये कहती है कि ये जो स्केलर है ना, ये मैं आपको दिखा देती हूँ दोबारा, कि जब स्केलर अंदर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो कैसे होता है कि सिर्फ ए सेपरेट होता है और एक्स एफ के साथ मल्टीप्लाई होता है। ये डेफिनेशन है। तो यहाँ भी हम वही डेफिनेशन लगा रहे हैं कि ये जो ए है ना ये एफ प्लस जी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर एक्स है, तो ए फिर रहेगा वैसे का वैसे, और एफ प्लस जी के साथ कौन आ जाएगा, एक्स, ठीक है। अब एफ प्लस जी ऑफ एक्स किस तरह लिख सकते हैं कि एक्स को एफ के साथ अलग कर सकते हैं और जी के साथ क्या कर सकते हैं, अलग। अब ये सिंपल फंक्शन बन गया, और सिंपल फंक्शन में क्या है कि ए इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए जो है यानी ब्रैकेट के अंदर है ना, तो ए एफ ऑफ एक्स के साथ भी होगा और जी ऑफ एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब आप एक्स को ऐसा करें बाहर ले लें, जब आप एक्स को बाहर लेंगे अंदर बचेगा ए एफ प्लस ए जी। एक्स एक्स दोनों साइडों से खत्म हो जाएगा, तो हम ये बात कर सकते हैं कि ए एफ प्लस जी किसके बराबर हो जाएगा, ए एफ प्लस ए जी।
तो ये पहली कंडीशन हमारी क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। अब हम दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं। जो दूसरी कंडीशन है वो हमारी ये है कि अगर दो स्केलर लें और सिर्फ एक फंक्शन लें तो फंक्शन भी दोनों के साथ अंदर क्या हो सकता है, अलग अलग मल्टीप्लाई हो सकता है। हम वही इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं एक्स के साथ, ए प्लस बी एफ इंटू, और ये ना हम हर दफा एक्स इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि यहाँ डिफाइन कुछ इस तरह का है, ये डेफिनेशन है कि आप जब दो ऐड करें तो ये बाहर एक्स होता है, तो वो फिर हम लेके इस तरह चल रहे हैं ताकि हम जो क्वेश्चन में ये डेफिनेशन गिवन है ना इसको अप्लाई भी कर सकें और देख लें इसके अप्लाई करने से ही आगे हमारा स्टेप हो रहे हैं। हम इस तरह करते हैं, ये हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें ए प्लस बी एफ और इंटू एक्स के साथ। अब यहाँ पे पहले हम डेफिनेशन लगाएंगे वो स्केलर वाली, कि स्केलर जब ये फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है ना तो स्केलर रहता है वैसे का वैसे और सिर्फ फंक्शन के साथ एक्स आ जाता है, यही वाली डेफिनेशन, ये वाली डेफिनेशन कि ए एफ ऑफ एक्स, तो ए अकेला रह जाएगा एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ ये सारा स्केलर है, ये ए प्लस बी, क्योंकि ए बी स्केलर है ना, फील्ड के मेंबर है, तो ए प्लस बी रहेगा वैसे का वैसे, ये देखिए ए प्लस बी डॉट और एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम बनाते हैं राइट हैंड साइड, ए एफ प्लस बी एफ इंटू एक्स। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि ये स्केलर तो पहले ही मल्टीप्लाई हुए हैं ए बी एफ के साथ बी, अब इस एक्स ने अंदर मल्टीप्लाई होना ना, तो एक्स इसके साथ अलग हो जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ये ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी एफ ऑफ एक्स। अब इन दोनों में से एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, आप कॉमन ले लें, अंदर बचेगा ए प्लस बी, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये आपस में क्या आ गए, इक्वल हो गए, हमने यही सेटिस्फाई करवाना था। अब थर्ड में क्या होता है कि ए बी एफ इज इक्वल टू ए बी एफ, यानी ये स्केलर बी जो है ना ये बाहर आके ये टोटल ए बी एफ बन जाए। हम इस तरह करते हैं ए बी एफ इंटू एक्स लेके चलते हैं। अब यहाँ ये बड़ा सिंपल सही है कि जब हमने डेफिनेशन लगाई है ये हमने डेफिनेशन लगानी, तो बी क्योंकि स्केलर है वो रहेगा वैसे का वैसे और एक्स सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एफ ऑफ एक्स के साथ, तो हमने वो डेफिनेशन लगाई है कि बी रहेगा वैसे का वैसे और एक्स जो है वो सिर्फ किसके साथ हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स के साथ। तो ये देखें ए बी अकेला नहीं हो गया, ये ए बी इंटू एक्स एक्स साइड से खत्म हो जाएगा, ए बी एफ इज इक्वल टू ए बी एफ, ये भी हमारे पास प्रूफ हो गया इसकी थर्ड कंडीशन। अब हम चलते हैं इसकी फोर्थ कंडीशन और लास्ट कंडीशन की तरफ। वो हमारे पास क्या थी कि अगर हम 1 को उस फंक्शन से मल्टीप्लाई कराएं तो दोबारा से आंसर क्या आना चाहिए, वही फंक्शन आना चाहिए, तो 1 डॉट एफ इंटू एक्स करते हैं। अब यहाँ भी हम उसी स्केलर के डेफिनेशन यूज करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है कि स्केलर रहता है वैसे का वैसे और एक्स सिर्फ किसके साथ होता है, एफ के साथ, तो एक्स को हमने एफ के साथ कर दिया और 1 को रखा वैसे का वैसे। अब 1 जो है वो किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो तो वही आंसर देगा एफ ऑफ एक्स, तो ये प्रूफ हो गया। इसका मतलब है इसने वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दी है, तो ये हमारे पास क्या हो गया है, सी ए बी जो है ये वेक्टर स्पेस प्रूफ हो गया ओवर आर। अच्छा जी, अब हम ना क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 करते हैं, लेकिन अब मैं ये आपको 2 करने से पहले बता दूं क्योंकि ये आगे इसके 4 पार्ट हैं और वो आगे बहुत छोटे छोटे से हैं। अब हमने ना एक दफा ये प्रूव कर दिया है कि जो सी ए बी है ना तमाम कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, कंटिन्यूस और रियल वैल्यूड फंक्शन, ये हम प्रूव कर चुके हैं कि ये हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस होती है। अब अगर तो कोई इसके अंदर से कोई चीज वो आपको देंगे ना, यानी अगर सबसेट किस्म की देंगे तो फिर आपने उसको पूरा ये नहीं प्रूव करना, मैं आपको रफ में बता भी देती हूँ कि अगर जैसे कि आपके पास सी ए बी, ये अब आप प्रूव कर चुके हैं कि ये आपके पास क्या है, वेक्टर स्पेस है, ठीक है, ये तो आप प्रूव कर चुके हैं। अब अगर तो कोई स्पेस आपको वो इसके अंदर से देंगे, ठीक है, इसके अंदर से आपको कोई भी स्पेस दे देते हैं, ये हम चले वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि हम एन नाम रख लेते हैं, ये अगर वो इसके अंदर से दे दें तो अब आपने इस एन को दोबारा से वेक्टर स्पेस प्रूव करने की आपको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो इसके अंदर से जस्ट उन्होंने उसको सबसेट दिया है ना, आप इसको बस ना सब स्पेस प्रूव कर दें, ठीक है, आप इसको क्या प्रूव कर दें, इसकी सब स्पेस प्रूव कर दें। अगर ये इसकी सब स्पेस हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये जो है ये भी क्या प्रूफ हो जाएगी, वेक्टर स्पेस प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ कि हम इसको वेक्टर स्पेस प्रूफ कर चुके हैं। अब अगर क्वेश्चन में आपको इसके अंदर से कोई इसकी सबसेट दे रहे हैं ना तो आप उस सबसेट को सिर्फ सब स्पेस प्रूफ कर दें, तो अगर ये चीज इसकी सब स्पेस हो जाएगी तो अगर ये वेक्टर स्पेस है तो इसकी सब स्पेस भी क्या होगी, वेक्टर स्पेस हो जाएगी। अब सब स्पेस को प्रूव करने का मैंने आपको ना एक शॉर्ट तरीका बताया था जब आप लोगों ने थ्योरम्स किए हैं, हमने उस थ्योरम का यानी इस जो आपको अब इसमें रिजल्ट यूज करें उसका मैंने आपको प्रूफ भी कराया हुआ है, आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी स्पेस को सबसेट को आपने सब स्पेस प्रूव करना होता है ना तो आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी होती है
कि अल्फा वी प्लस बीटा डब्ल्यू ये बिलोंग करना चाहिए उसी सबसेट से, ठीक है। यहाँ मैंने ये कंडीशन कि अगर तो आपने फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा ना डब्ल्यू, अगर आपने अब यहाँ अगर मैंने एन को प्रूव करवाना है और अगर एन को प्रूव करना है तो मैं ये करूंगी अल्फा और एक फंक्शन प्लस बीटा एक और फंक्शन। तो ये दोबारा से अगर चीज ये रिलेशन एन में चला गया तो एन क्या हो जाएगा, सब स्पेस प्रूफ हो जाएगा। ये आपको कंडीशन मैंने प्रूव भी कराई हुई है और इसका हमने इस्तेमाल भी किया हुआ है कि अगर किसी चीज को सब स्पेस प्रूफ करना होता है तो बस आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा दें कि ये वाली आप बना के जो टर्म है और इसको दोबारा से उसी सबसेट के अंदर भेज दें। अगर तो वो दोबारा से उसी सबसेट के अंदर चली जाती है तो ये जो सबसेट है ना ये क्या प्रूफ हो जाता है, सब स्पेस प्रूफ हो जाता है। तो हम यहाँ यही क्राइटेरिया इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। उसमें मैंने कहा है द सेट ऑफ ऑल फंक्शन, तमाम ऐसे फंक्शन हैं जो देखें CAB से बिलोंग करते हैं। अब CAB से बिलोंग करते हैं, बस उन्होंने सिर्फ एक क्या किया कि एक कंडीशन का इजाफा कर दिया, मतलब है वो फंक्शन उसी से। अब जब एक किस्म का उसका सबसेट दिया हुआ तो हम दोबारा वही काम क्यों करें कि वो सारा उसको वेक्टर स्पेस एक दफा प्रूफ हो चुका है कि CAB जो है वो वेक्टर स्पेस है। अब अगर आपको उसके अंदर का कोई सबसेट दे रहे हैं तो बस आप उसको सिर्फ उसकी सब स्पेस ही प्रूफ करें। तो वो कह रहे हैं कि ये फंक्शन इसी से बिलोंग करते हैं, बस उस फंक्शन पे कंडीशन ये है कि जो भी फंक्शन इससे बिलोंग करेगा ना वो एफ ऑफ ए या एफ ऑफ बी, उन दोनों केस में वो आपस में क्या होगा, इक्वल। ये इक्वल है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम ये करते हैं वी शो डैट कि हम अब सिर्फ ये शो करवा देते हैं कि ये जो हमारे पास ये दिया हुआ ना सेट ऑफ फंक्शन जिसको हम वी का नाम दे देते हैं, ये सिर्फ सब स्पेस प्रूफ करवा देते हैं कि ये सब स्पेस है CAB की। अगर इसको सब स्पेस प्रूफ करवा दिया तो ये वेक्टर स्पेस है तो इसकी सब स्पेस भी क्या हो जाएगी, वेक्टर स्पेस प्रूफ हो जाएगी। हम इस तरह करते हैं, सब स्पेस के लिए हम ना दो फंक्शन ले लेते हैं एफ और जी। सब स्पेस का भी मैं आपको क्राइटेरिया बता के आई हूँ ना कि सब स्पेस का ये क्राइटेरिया होता है कि अब आपने एफ और जी दो फंक्शन लेने, फिर उनको दो स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, वो दोबारा से उसी सेट में जाना चाहिए। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, दो फंक्शन ले लेते हैं। हमने दो फंक्शन ले लिए उस वेक्टर स्पेस में से। अब अगर हमने दो फंक्शन लिए इस वेक्टर स्पेस में से तो ये वेक्टर स्पेस कहती है कि उस फंक्शन की वैल्यू ए और बी पे आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो हमने एफ भी लिया जी भी लिया, तो इसका मतलब है एफ की वैल्यू भी सेम होगी ए बी पे और जी की वैल्यू भी क्या होगी, सेम। जो उस वेक्टर स्पेस से लिए जा रहे हैं वो इस कंडीशन को लाजमी सेटिस्फाई करेंगे। अब हमने तो प्रूव करना है ये वाली चीज कि उन जो आपके पास फंक्शन है ना उनको बेशक स्केलर से मल्टीप्लाई करवाया भी जाए ना तो भी आंसर दोबारा से किस में जाता है, इसी सेट में जाता है, ये जो हमें दिया गया जिसको हमने वी का नाम दिया। अब देखें ना, आपको ये कन्फर्म है कि जो भी इस वेक्टर स्पेस में जा रहा है ना उसमें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपस में यानी उस पे उसकी ए पे वैल्यू और बी पे वैल्यू आपस में क्या है, सेम है। तो हमें कंफर्म हो जाता है कि ये इसी वेक्टर स्पेस में जा रहा है। अब अगर हम चाह रहे हैं कि ये के एफ प्लस एल जी ये उस वेक्टर स्पेस में चला जाए तो हम क्या कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू ए और बी पे अगर तो बराबर आ जाती है इस के एफ प्लस एल जी की, तो इसका मतलब है के एफ प्लस एल जी ये दोबारा से किस में चला जाएगा, उसी वेक्टर स्पेस में चला जाएगा। ठीक है, एक दफा और बात को समझने की कोशिश करें कि हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये सब स्पेस का क्राइटेरिया, ये वाला ये सब स्पेस का क्राइटेरिया ये होता है कि ये वाली जो चीज है ना ये दोबारा से उसी सेट में जानी चाहिए जिसको हम प्रूव कर रहे हैं सब स्पेस। तो अब अगर हम देखना चाहते हैं कि ये वाली चीज दोबारा से उस सेट में जा रही है कि नहीं जा रही, तो उस सेट की हमें एक खूबी का पता है कि उस सेट में जो भी आप फंक्शन लेते हैं उसमें ए और बी की वैल्यू, उस पे ए और बी की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। तो अगर हम चाह रहे हैं कि ये वाला जो के एफ प्लस एल जी है ना ये उस वेक्टर स्पेस में चला जाए तो उसके लिए इसकी ए पे और बी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं ए और बी पे इसकी वैल्यू लेके देखते हैं। पहले हम ये ए पे लेके देखा, अब ए को अंदर इसके साथ अलग मल्टीप्लाई करवाया, इसके साथ क्या करवा दिया, अलग। ये अब हम यूज कर लेते हैं ये ऊपर वाली कि एफ ऑफ ए किसके बराबर है, एफ ऑफ बी के। तो एफ ऑफ ए की जगह एफ ऑफ बी पुट किया, जी ऑफ ए जी ऑफ बी के बराबर है वो पुट किया। अब जैसे आपने ए अंदर लिया था ये बी में चेंज हो गया, बी को आप बाहर निकाल, जब हमने बी में बाहर निकाला तो देखे इस पूरे फंक्शन की ये जो पूरी आपके पास लिखी हुई है इसकी ए पे वैल्यू और बी पे वैल्यू आपस में इक्वल नहीं आ रही। हम ए के साथ लेके चले थे और बी के बराबर आ गई। इसका मतलब है कि जो के एफ प्लस एल जी हम लेके चले थे ये दोबारा से उसी वेक्टर स्पेस में चला गया है। तो वी जो है वो क्या प्रूफ हो गया, सब स्पेस प्रूफ हो गया। और अगर ये सी ए बी का सब स्पेस प्रूफ हो गया तो ये तो हम पहले ही प्रूफ करके आ चुके हैं कि ये वेक्टर स्पेस है, तो फिर ये जो वी है ये भी क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। ठीक है, आप इसको
अच्छे तरीके से रीड करना, ये बहुत आसान है। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। इसका जो थर्ड पार्ट है ना, उसमें उन्होंने कहा हुआ है द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, कि इसमें बिना तमाम सॉल्यूशन लिए गए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है। अब इसका भी हम स्टार्ट कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, ये जो सेट है ना, इसको वी का नाम दे देते हैं। लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, देन वी इज अ सबसेट ऑफ ऑल रियल फंक्शन। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, आगे वो इसको बता रहे हैं, डिफाइन करके बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने डिफाइन नहीं किया हुआ। ऊपर तो उन्होंने डिफाइन किया हुआ था ना कि ये ऐसा है जिसमें एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर है, और पहले वाले में भी उन्होंने डेफिनेशन दी हुई थी। इसमें वो मतलब हमने खुद बताना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसमें किस तरह के आपके पास फंक्शंस होते हैं। तो अब हम डिफाइन करवा रहे हैं कि v इज अ सबसेट ऑफ ऑल रियल फंक्शंस, कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, जो सॉल्यूशन तमाम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है, ये क्या होता है, ये सबसेट होता है तमाम रियल फंक्शन का जो x से r की तरफ होता है विद एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन, और इसकी एडिशन और स्केलर वही होती है जो भी आपको पहले वाले में डिफाइन करके दी थी। आप बेशक देख भी लें, पहले में यही डिफाइन हुई है। तो बस हमने सिर्फ एक उनको बात बता दी है कि ये जो चीज है ना, तमाम सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये तो सबसेट है तमाम रियल फंक्शंस का, और जिनकी स्केलर एडिशन ये उन्होंने दी हुई। अब ये वही बात है, ये तो पहले वाली ही है, तो हम सिर्फ इसको क्या प्रूव कर देते हैं, क्योंकि ये एक सबसेट है। ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन, ये तो सबसेट है तमाम रियल फंक्शंस का। तो हम सिर्फ इसको जैसे ऊपर वाले पार्ट में किया है ना कि सबसेट है, तो हम सब इसको सब स्पेस प्रूव कर देते हैं। तो हमारे लिए वही काफी है, सब स्पेस हो जाएगा तो फिर हम ये प्रूफ हो जाएगा कि वो क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस। अब हम सब स्पेस के लिए वही क्राइटेरिया जो ऊपर यूज किया ना, आपने वही इसके अंदर यूज करना है। लेकिन जो ऊपर था उसमें क्या था कि अगर हम कोई भी फंक्शन इसमें से ले रहे थे ना, तो उसमें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या था, बराबर है। अब इसमें क्या है कि अगर हम कोई भी फंक्शन इस वेक्टर स्पेस में से लेते हैं, तो वो इस चीज को सेटिस्फाई करता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जो उन्होंने दी हुई है ना कंडीशन, वो आपने इस्तेमाल करनी है। अब यहाँ हम ये करते हैं कि हम ले लेते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड ए बिलोंग्स टू आर। हमने दो फंक्शन ले लिए वी, जैसे वहां पहले वाले पार्ट में भी हमने दो फंक्शन लिए। अब ये दोनों फंक्शन क्योंकि उस वेक्टर स्पेस में से लिए हैं, तो वो उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, और उसकी कंडीशन क्या थी, वो ये डिफरेंशियल इक्वेशन वाली है, कि वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ मैंने ये लिख लिया कि वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, एफ के लिए भी और जी के लिए भी। लेकिन मैंने तो प्रूव करना है ये वाला क्राइटेरिया, ये वाला, कि उन दो फंक्शन को दो स्केलर से मल्टीप्लाई करके देन ऐड करके वो दोबारा से उसी सेट में चला जाएगा, तो ये सेट क्या प्रूफ हो जाता है, सब स्पेस प्रूफ हो जाता है। तो अब मैंने ये तभी ये वाला सेट बनाया, ए एफ प्लस बी जी। अब जैसे पहले वाले पार्ट में किया था ना, मैंने आपको बताया था कि मैं चाह रही हूँ कि ये उस सेट में चला जाए जिसको मैं सब स्पेस प्रूफ करी। तो आप उस सेट की ना शक्ल देखें कि क्वेश्चन वालों ने इसकी शक्ल किस तरह की दी हुई, आप वही उस पर अप्लाई कर दें। अगर वो शक्ल सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो उस सेट में चला गया। अब पिछले क्वेश्चन में ये था कि यहाँ उन्होंने इस तरह की शक्ल दी हुई थी कि कोई भी फंक्शन अगर इससे बिलोंग कर रहा है तो उसमें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपस में क्या है, बराबर है। तभी मैंने जब ये वाली बनाई थी तो इसमें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को, यानी इस फंक्शन को ए और बी पे मैंने क्या प्रूव करवाया था, बराबर, ताकि वो मैं कह सकूं कि ये तो इसमें चली गई है क्योंकि इसने इसकी शक्ल को सेटिस्फाई कर दी। अब यहाँ भी मैं यही काम करूंगी कि अगर मैं चाह रही हूँ ना कि मेरा वो ए एफ और प्लस बी जी वो दोबारा से इसी स्पेस इस वी में चला जाए, तो मैं इसकी इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करवाऊंगी कि फिर वो इस कंडीशन को अगर जो भी सेटिस्फाई करता है तो फिर वो वी के अंदर जाता है। तो तभी यहाँ देखें, मैं जान के वही वाली कंडीशन बना रही हूँ, डी स्केयर ओवर डी एक्स स्केयर ए एफ प्लस बी जी माइनस 5d ओवर डी एक्स। यानी जहाँ फंक्शन है ना, फंक्शन की जगह मैं अपनी वाली पुट कर देती हूँ जिसको मैंने प्रूफ करना चाह रही हूँ, और प्लस 6, और ये फंक्शन इसको मैंने प्रूफ करने के लिए किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलती हूँ और लेफ्ट हैंड साइड में इसको सॉल्व करती हूँ। आपको पता है कि जो ये आपके पास डेरिवेटिव होता है उसमें से स्केलर बाहर आ जाते हैं और सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। तो ए बाहर, फंक्शन का डेरिवेटिव, बी बाहर, फंक्शन का डेरिवेटिव, इस तरह ए बाहर सिर्फ एफ का डेरिवेटिव, बी बाहर और सिर्फ जी का डेरिवेटिव। इसी तरह ये तो 6 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इनको जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं एफ वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेती हूँ और जी वाली टर्म्स को क्या कर लेती हूँ, एक तरफ। इन सब में से ए कॉमन आ रहा है, इन सब में से बी कॉमन आ रहा है, ए कॉमन लिया बी। अब आप ये लेके चले थे कि ये जो एफ फंक्शन वाली सारी है ये 0 के बराबर है, यानी ये चीज सारी किसके बराबर होगी, 0 के। इसी तरह जी फंक्शन वाली भी आप लेके चले थे 0 के बराबर है, ये सारा भी 0 हो गया। तो जब ए 0 से मल्टीप्लाई होगा 0,
b जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, इसका मतलब है ये सारी साइड किसके बराबर आ गई है, 0 की। तो देखें प्रूफ हो गया कि हम ये जो रिलेशन है ना, ये एक इस तरह चले थे और हमने प्रूव करना था कि 0 के बराबर है, तो ये वाकई 0 के बराबर आ गया। यानी इसने उस वेक्टर स्पेस की कंडीशन को क्या कर दिया, वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाली कंडीशन थी उसको इसने सेटिस्फाई कर दिया। ये हम फिर कह सकते हैं कि ये ए एफ प्लस बी जी उसी वेक्टर स्पेस में चला गया। तो ये जो वी है ये सब स्पेस प्रूफ हो गई है, और अगर ये सब स्पेस प्रूफ हो गई है तो इसका मतलब है ये वाकई रियल वेक्टर स्पेस है। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। इसके लास्ट पार्ट में उन्होंने कहा है द सेट ऑफ ऑल 2x2 रियल मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म, कि इसमें तमाम रियल मैट्रिसेस हैं इस किस्म के कि जिसकी ये वाली एंट्री हमेशा 1 रहे, ये कुछ भी हो सकती है ए और बी, क्योंकि ये जस्ट नंबरिंग है, ये कुछ चेंज हो सकती है लेकिन ये तो फिक्स है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें बस यही बात काफ़ी है कि हमें पता है कि अगर हमने इसको वेक्टर स्पेस प्रूव करना है ना, तो इसमें तो एडिटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए, और जो मैट्रिसेस है उसमें एडिटिव आइडेंटिटी किस तरह की होगी, वो ये होगी 0 0 0 0। यही सारा होता है ना एडिटिव आइडेंटिटी। ये आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो आपके पास ये है, द मैट्रिक्स 0 0 0 0 इज नॉट इन द गिवन सेट, कि ये तो हमारी गिवन सेट के अंदर नहीं है, एंड सो इट हैज नो एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब है इस मैट्रिक्स के अंदर कोई एडिटिव आइडेंटिटी है ही नहीं। अगर इसमें एडिटिव आइडेंटिटी ही नहीं है तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एबिलियन ग्रुप ही नहीं होगा, और अगर ये ग्रुप ही नहीं होगा तो फिर इसका मतलब है ये वेक्टर स्पेस भी नहीं होगा। तो इसमें बस वो कंडीशन एक भी सेटिस्फाई नहीं होती तो हम कहते हैं ये वेक्टर स्पेस ही नहीं है। तो इसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि अगर हमें एडिटिव आइडेंटिटी चाहिए तो एडिटिव आइडेंटिटी तो ये होती है, और यहाँ इस मैट्रिक्स में वो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो उन्होंने कहा कि 1 1 जरूर हो, इसमें तो 1 1 नहीं है, इसमें तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी के लिए तो ये सारा 0 लेना पड़ेगा। तो इस वजह से ये वेक्टर स्पेस होता ही नहीं है। तो ये इसके 4 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 3 के। हम अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। आप इतने इसको कर लें। तो अल्लाह हाफिज।